अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजडम वेव चैनल। हम नाइन्थ क्लास बायोलॉजी की बुक के चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में की सीरीज में आज लेक्चर नंबर 5 में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस। स्टूडेंट्स, हमारी नाइन्थ क्लास की चैप्टर 1 की सीरीज के पहले 4 लेक्चर जो हैं वो हो चुके हैं। पहले 4 लेक्चरों के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अगर किसी भी स्टूडेंट ने पहले 4 लेक्चर्स में से कोई भी लेक्चर मिस किया है तो आप लिंक्स से जाके डिस्क्रिप्शन में जो कि मेंशन है लेक्चर जो है वो ले सकते हैं। रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेज में स्टूडेंट्स आपकी बुक के अंदर जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो इंटरडिसिप्लिनरी साइंस की डेफिनेशन है। इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज की डेफिनेशन देने से पहले स्टूडेंट आपने डेफिनेशन की हेडिंग जो है वो लाजमी देनी है। सो स्टूडेंट्स, इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज जो है वो होता क्या है? इसका मतलब ये होता है कि साइंस की एक ब्रांच जो है दूसरी ब्रांच के साथ किस तरह से जो है लिंक करती है। यानी हम बायो का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी की ब्रांच जो है, बायोलॉजी का जो सब्जेक्ट है आपके पास या बायोलॉजी की जो ये एक साइंस की ब्रांच है, ये ब्रांच बाकी ब्रांचेस जिस तरह की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ज्योग्राफी और साइंस की दूसरी ब्रांचेस के साथ किस तरह से लिंक करती है। दिस लिंकेज, ये रिलेशनशिप जो है साइंसेस का आपस में, इसको हम इंटरडिसिप्लिनरी साइंस कहते हैं। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आपकी बुक के फर्स्ट पैराग्राफ से। बायोलॉजी includes information on various aspects of living things, but these information relate to the other branches of science as well. इसमें स्टूडेंट्स ऑथर कह रहा है कि बायोलॉजी जो है इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रिलेटेड जो है वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है और ये इंफॉर्मेशन जो है साइंस की दूसरी ब्रांचेस के साथ भी रिलेट करती है। Each branch of science has a relationship with all other branches. This form the basis of interdisciplinary sciences. उस ऑथर ये कह रहा है कि हर साइंस की ब्रांच जो है उसका दूसरी ब्रांचेस के साथ जो है वो एक लिंक है और इस लिंक के नतीजे में हर ब्रांच जो है वो दूसरी ब्रांच के साथ किसी ना किसी एस्पेक्ट के अंदर जो है वो इंटरलिंक्ड है। दिस इज कॉल्ड इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज, कि एक साइंस की ब्रांच जो है वो दूसरी साइंस की ब्रांच के साथ जो है वो किस तरह से लिंक करती है। आई होप स्टूडेंट्स आपको इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज की डेफिनेशन जो है वो क्लियर हो गई। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास बायोफिजिक्स। जो हमारे पास प्रॉपर डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है बायोफिजिक्स, यानी किस तरह से बायोलॉजी जो है, जो कि एक साइंस की ब्रांच है, वो फिजिक्स की ब्रांच के साथ जो है वो किस तरह से लिंक करती है। दिस इज कॉल्ड बायोफिजिक्स। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स विच आर एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल फिनोमिना। तो बायोफिजिक्स में स्टूडेंट्स हम ये पढ़ते हैं कि फिजिक्स के प्रिंसिपल्स यानी फिजिक्स के जो असूल हैं वो किस तरह से बायोलॉजिकल फिनोमिना यानी कि बायोलॉजिकल प्रोसेसेस पे एप्लीकेबल कैसे होते हैं। यानी फिजिक्स की ब्रांच बायो के साथ किस तरह से रिलेट कर रही है, वो जिस एस्पेक्ट में रिलेट करेगी उसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल में देखें, देयर इज अ सिमिलैरिटी बिटवीन द वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ लिवर इन फिजिक्स एंड लिम्स ऑफ एनिमल्स इन बायोलॉजी। वो आपको एग्जाम्पल में ये बता रहा है कि फिजिक्स के अंदर जो लिवर है उसकी वर्क करने के जो भी प्रिंसिपल्स हैं, जो भी असूल जाब्ते हैं, वो एनिमल्स में जो कि हम बायोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं उसके साथ किस तरह से रिलेट कर। स्टूडेंट्स, इस डायग्राम की तरफ देखें, इस डायग्राम को गौर से देखें। इस डायग्राम के थ्रू जो है वो मैं आपको डेफिनेशन प्लस एग्जाम्पल जो है वो क्लियरली समझाने की कोशिश करती हूँ। अब आपकी डेफिनेशन में उसने ये कहा हुआ है कि फिजिक्स के प्रिंसिपल्स बायोलॉजिकल फिनोमिनास पर एप्लीकेबल होंगे और फिजिक्स के अंदर जो लिवर की वर्किंग है वो बायो में लिम्स, एनिमल्स में लिम्स की वर्किंग के साथ जो है वो रिलेट करती है। स्टूडेंट्स, बायोलॉजी में लिम्स को जो है हम लिम्स कहते हैं। इंसानों के केस के अंदर दोनों टांगों और दोनों बाजुओं को लिम्स कहेंगे और एनिमल्स के केस में उनकी दोनों टांगे या चारों टांगे, उनको हम लिम्स कहेंगे। तो आपके एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि फिजिक्स का जो लिवर है, ये यहाँ आपको डायग्राम नजर आ रही होगी। लिवर, लिवर क्या होता है स्टूडेंट्स? एक रॉड शेप स्ट्रक्चर को हम लिवर कहते हैं जिसके एक साइड के ऊपर लोड पड़ा होता है। लोड कोई भी वजन हो सकता है। दूसरी साइड पे हम एफर्ट पुट करते हैं। एफर्ट कोई भी इंसान लगा रहा होता है या किसी भी तरह से जो सेकंड उसका एंड है उसके ऊपर हम एफर्ट अप्लाई कर रहे हो, या वो इंसानों के थ्रू मैनुअल हो सकती है या वो किसी मशीन के थ्रू हो सकती है। और उसके साथ ही हमारे पास एक फुलक्रम होता है। फुलक्रम जो है वो हमारे पास एक पाइवट पॉइंट है, यानी एक ऐसा पॉइंट है जिसके एक एंड के ऊपर जो है हमारे पास एफर्ट होगी और दूसरे एंड के ऊपर हमारे पास लोड होगा। ये फुलक्रम की पोजीशन जो है ये चेंज भी हो सकती है क्योंकि हमारे पास लिवर के 3 ऑर्डर्स होते हैं। इन तीनों ऑर्डर्स में फुलक्रम की पोजीशन जो है वो
चेंज भी हो सकती है। आसानी के लिए स्टूडेंट्स आपने बस ये बात समझनी है कि फिजिक्स के अंदर जो लिवर होता है उसके अंदर जो है एक एफर्ट होती है, एक लोड होता है और एक हमारे पास फलक्रम। ये फिजिक्स का जो लिवर स्ट्रक्चर है, लिवर का वर्किंग प्रिंसिपल है, ये बायोलॉजी में लिम्स के साथ, एनिमल्स की लिम्स के साथ या इंसानों में लिम्स के साथ किस तरह से रिलेट कर रहा है। दूसरी डायग्राम की दूसरी तरफ पे देखें स्टूडेंट्स, आपको एक इंसान के बाजू की तस्वीर नजर आ रही है और इसके अंदर भी आपको देखिए एक तरफ लोड है, यानी एक इंसान के एक हाथ में एक तरफ कोई ग्लास पकड़ा हुआ है जो कि लोड का काम कर रहा है। उसके मसल्स जो है वो एफर्ट पुट कर रहे हैं और जो उसका जॉइंट है यानी कि आपका एल्बो का जॉइंट जो है वो एक फलक्रम का काम कर रहा है। तो ये लिवर में भी हमारे पास एफर्ट, फलक्रम और लोड है और इंसान के बाजू के यानी कि लिम्ब के केस में भी हमारे पास एक तरफ लोड है, एफर्ट है और एक तरफ फुलक्रम है। तो इस तरह से फिजिक्स का जो लिवर का प्रिंसिपल है वो इंसानों में या जानवरों में लिम्स के वर्किंग प्रिंसिपल के साथ जो है वो मैच करता है और यही आपको बायोफिजिक्स के पूरे इस डेफिनेशन और एग्जांपल में समझाने की कोशिश की। आई होप आपको बायोफिजिक्स की डेफिनेशन स्टूडेंट्स क्लियर हो गई। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारी ब्रांच है बायोकेमिस्ट्री। जैसा कि नेम से आपको पता चल रहा है, इसमें हम पढ़ेंगे किस तरह केमिस्ट्री की ब्रांच जो है वो बायो के साथ रिलेट करती। डेफिनेशन इसकी, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स एंड प्रोसेसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो स्टूडेंट्स इसमें हम पढ़ेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में किस तरह से डिफरेंट किस्म के केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं और डिफरेंट किस्म के कंपाउंड्स की केमिस्ट्री को पढ़ेंगे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अवेलेबल होते हैं या प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंट किस्म के कंपाउंड्स लाइक वाटर, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, इन तमाम कंपाउंड्स की हम केमिस्ट्री को स्टडी करेंगे और साथ ही साथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं लाइक रेस्पिरेशन के दौरान, सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, डाइजेशन के दौरान जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, इन दोनों को हम किसके अंदर, किस ब्रांच में स्टडी करते हैं? बायोकेमिस्ट्री की ब्रांच में। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें द स्टडी ऑफ बेसिक मेटाबॉलिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस किस में होती है स्टूडेंट्स? प्लांट्स में होती है। प्लांट्स भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। एंड रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री, और रेस्पिरेशन हमारे पास आती है जो कि प्लांट्स में भी होती है और ह्यूमन बींग्स में भी होती है। तो स्टूडेंट्स ये दोनों एग्जांपल्स हमें बायोकेमिस्ट्री के बारे में पता चलता है। आप डायग्राम के थ्रू इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। हमारे पास प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? हमारे पास एक लीफ होता है। लीफ में फोटोसिंथेसिस होती है यानी ग्लूकोज बनने का प्रोसेस होता है, फूड बनने का प्रोसेस होता है। फूड बनने के प्रोसेस को स्टूडेंट हम ग्लूकोज बनना कहते हैं, यानी जो फूड हमारे इसमें प्रिपेयर हो रही होती है वो दरअसल एक्चुअली क्या होती है? ग्लूकोज होती है। तो लीफ क्या करता है? सनलाइट जो है इससे सूरज की रोशनी लेता है, वाटर को लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, प्लांट्स उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और उसके बदले में वो क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट के अंदर हमारे पास क्या बनता है? स्टार्च बनती है जो कि हमारे पास ग्लूकोज है जिसको हम फूड भी कहते हैं, और हमारे पास ऑक्सीजन जो है एयर में रिलीज हो जाती है। तो इस सारे प्रोसेस के दरमियान बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट किस्म के केमिकल कंपाउंड्स बन रहे होते हैं, बहुत किस्म के केमिकल कंपाउंड्स जो है टूट रहे होते हैं। दिस इज ऑल इज गोइंग ऑन इन द प्लांट स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। तो ये हमारे पास किस ब्रांच में आता है? बायोकेमिस्ट्री की ब्रांच में आता है। सेकंड एग्जांपल है रेस्पिरेशन की, इसको भी डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। डायग्राम में देखिए हमारे पास एक ह्यूमन बीन है जो कि एक्सरसाइज कर रही है, एक वॉक कर रही है, और उसके अंदर क्या हो रहा है? सेलुलर रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग का एक प्रोसेस हो रहा है। स्टूडेंट सेलुलर रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग पे एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाई हुई है जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर किसी स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं सुनी है तो काइंडली आप जाके उस वीडियो को सुने ताकि आपको ब्रीदिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो प्रॉपरली क्लियर हो जाए। अब रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब ये हुआ कि हमारे पास सेल लेवल पे रेस्पिरेशन हो रही है, और ब्रीदिंग जो है उससे मुराद ये है कि हम ऑक्सीजन को टेक इन कर रहे हैं इनटू द लंग्स और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को टेक आउट कर रहे हैं फ्रॉम द लंग्स। तो ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज या आप फास्ट वॉकिंग करते हैं तो सेलुलर रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग के फिनोमिना के अंदर डिफरेंट किस्म के रिएक्शंस हमारे पास हो रहे होते हैं। ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन को लेके एटीपी जनरेट कर रही होती है, एनर्जी जनरेट कर रही होती है जो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट यूटिलाइज हो रही होती है। तो बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन के अंदर स्टूडेंट दोनों एग्जाम्पल आप
आपको आई होप क्लियर हो गई होंगी। फोटोसिंथेसिस की भी और रेस्पिरेशन की भी, दोनों प्रोसेस के अंदर केमिकल रिएक्शंस बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं और डिफरेंट किस्म के कंपाउंड्स जो हैं वो प्रिपेयर हो रहे होते हैं, जो कि क्या करते हैं, बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन जो है उसको क्लियर आउट करते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास बायोमैथमेटिक्स। बायोमैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स। अब बायोमैथमेटिक्स में हमें ये बता रहा है कि किस तरह मैथ्स जो है वो बायो के साथ रिलेट करती है। तो हम बायोलॉजिकल जितने भी प्रोसेस ह्यूमन बींग्स में होते हैं, लाइक रेस्पिरेशन हो रही है, आपका डाइजेशन हो रही है, ब्लड प्रेशर है आपका, एक्सक्रीशन हो रही है, ये तमाम बायोलॉजिकल प्रोसेस जो है इनके अंदर हम मैथमेटिकल टेक्निक्स और टूल्स को इस्तेमाल करते हैं। किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, आइए इसको एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। टू एनालाइज द डाटा गैदर्ड आफ्टर एक्सपेरिमेंटल वर्क, बायोलॉजिस्ट हैव टू अप्लाई द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। कोई भी बायोलॉजिस्ट हो, उसको एक्सपेरिमेंटल वर्क करने के बाद जो भी डाटा अवेलेबल होता है या जो भी डाटा वो कलेक्ट करता है, उस डाटा को एनालाइज करने के लिए उसको मैथ्स की जरूरत होती है। स्टूडेंट एग्जाम्पल के तौर पहले हमारे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया के अंदर कोरोना है, उस कोरोना के अंदर हमने पेशेंट्स को वैक्सीनेट किया ताकि उनको कोरोना की डिजीज ना हो। अब हमने कितनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट किया और वैक्सीनेशन के बाद कितने लोग जो हैं वो कोरोना होने से बच गए और कितने लोग जो थे उनको वैक्सीनेशन नहीं की, या कितने लोगों को वैक्सीनेशन करने के बावजूद भी कोरोना हो गया, इस सब को हमने किसके थ्रू कैलकुलेट किया, मैथ्स के थ्रू कैलकुलेट किया। लेट्स सपोज 100 लोगों को आपने वैक्सीनेट किया और 100 में से 90 लोग जो थे वो वैक्सीनेट हो गए, उनको कोरोना नहीं हुआ था, और बाकी 10 लोगों को कोरोना हो गया या बाकी 10 लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं करवाई। तो ये हमें किसके थ्रू पता चला है, मैथ्स के थ्रू। नंबर्स के साथ हम डील करते हैं। तो हमारे पास जो भी वर्क होता है, जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू किया होता है, उसको हमने नंबर्स में कन्वर्ट करना होता है। कन्वर्जन जो है हमारे एक्सपेरिमेंटल वर्क की नंबर्स के अंदर मैथ्स के रूल्स को अप्लाई करके इज कॉल्ड बायोमैथमेटिक्स। जिस तरह के आप डायग्राम में आपको पता चल रहा होगा कि एक पर्सन जो है वो अपना कैलकुलेट कर रहे हैं, नंबर्स के अंदर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो इंसान तो आता है बायो की कैटेगरी के अंदर, लेकिन उसके वेट को हम नंबर्स में कैलकुलेट कर रहे हैं और नंबर्स के अंदर हम मैथ्स के साथ डील करते हैं। इसी तरह से हमारे पास एक स्टूडेंट है, उसकी हाइट को हम मेजर करें, हम इसको इस तरह से एक्सपेरिमेंटल वर्क में यूज कर सकते हैं कि कौन कौन से बच्चे कितनी एज के अंदर हेल्दी डाइट लें ताकि उनकी हाइट बढ़े। और हाइट को हम किस तरह मेजर करते हैं, नंबर्स के अंदर मेजर करते हैं। इन जो है उसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में कंसीडर करते हैं। तो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है ब्लड प्रेशर जो है वो किस वैल्यूज उसकी क्या आ रही हैं, वो वैल्यूज जो है वो क्या है, मैथ्स है। तो डेफिनेशन हमें यही बताती है कि जितने भी हमारे अंदर बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, उनको हम मैथमेटिकल टेक्निक्स और टूल्स के थ्रू जो है वो किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वो है हमारी बायो मैथमेटिक्स। आई होप स्टूडेंट आपको ये डेफिनेशन भी क्लियर हो गई हो। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी में देखते हैं डील्स विद द स्टडी ऑफ द अक्रंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट ज्योग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। अब बायोजियोग्राफी, जैसे कि नेम से पता चल रहा है कि ज्योग्राफी बायो के साथ किस तरह से डील करी। डिफरेंट किस्म के ज्योग्राफिकल रीजन्स के अंदर डिफरेंट किस्म के लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं। जिस तरह के ठंडे इलाकों के अंदर आपको डायग्राम में जैसे देखे, ठंडे इलाकों में आप ज्योग्राफी क्या है, हमारे पास कोल्ड ज्योग्राफी है, तो हमारे पास क्या हो गए, वहां पोलर बियर होंगे। गर्म इलाकों में हमारे पास क्या है, डेजर्ट्स आ जाते हैं, उनकी ज्योग्राफी क्या है, हॉट ज्योग्राफी है, वहां का टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होता है, तो हमारे पास वहां क्या होंगे, केमिकल्स होंगे। यही आपकी डेफिनेशन में वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि अक्रंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट स्पीशीज डिफरेंट किस्म के ज्योग्राफिकल रीजन्स में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इट अप्लाइज द नॉलेज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन्स। हमें अगर किसी भी एरिया की स्पीशी को लर्न करना है, उसे समझना है, तो हम क्या करेंगे, उस एरिया के टेम्परेचर को हम आइडेंटिफाई करेंगे। जब उस एरिया के टेम्परेचर को हम आइडेंटिफाई कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उस एरिया में हमारे पास कौन कौन सी पॉपुलेशन एनिमल्स की, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अवेलेबल है, टू डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फाउंड देयर। ठीक है, तो किसी भी, वही वाली बात जो मैं आपको बता रही हूँ डिटेल में, कि डिफरेंट किस्म के ज्योग्राफिकल रीजन के डिफरेंट किस्म की स्पीशी अवेलेबल होगी। और डिफरेंट किस्म की स्पीशीज का हमें कब पता चलेगा, जब हमें उस ज्योग्राफी के रीजन के टेम्परेचर का पता चल जाए। अगर आपने किसी भी रीजन के टेम्परेचर का आपको अंडरस्टैंडिंग है तो आपके लिए बहुत क्लियर हो जाएगा कि आपको पता चल सके कि उस जगह के ऊपर परिंदे, जानवर या इंसान जो है वो किस तरह से रह रहे हैं।
एग्जाम्पल के तौर पे स्टूडेंट आप लिख सकते हैं, जो कि आपकी बुक में मेंशन नहीं है, पोलर बेयर फाउंड इन पोलर रीजन। तो पोलर रीजन चूंकि हमारे ठंडे इलाके हैं, तो वहां हमारे पास क्या अवेलेबल होंगे, पोलर बेयर अवेलेबल होंगे। स्टूडेंट्स बुक में आपके पास एग्जाम्पल मेंशन नहीं है, तो आपने यहाँ जो है वो एग्जाम्पल देनी है। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास बायो इकोनॉमिक्स। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्गेनिजम्स को डील करते हैं। एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। द कॉस्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट वैल्यू ऑफ द यील्ड ऑफ व्हीट कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू बायो इकोनॉमिक्स एंड बेनिफिट्स और लॉसेस कैन बी डिटरमाइंड। अब आप डायग्राम में देखिए, हमारे पास दो आपको व्हीट की दो फसल नजर आ रही होंगी। एक तो बिल्कुल सही फसल है, जिसकी जो है बिल्कुल हरी भरी फसल है और एक अच्छी फसल हुई है। दूसरी फसल ये है जिस पर इंसेक्ट्स ने हमला कर दिया और वो इतनी अच्छी नहीं हुई। तो बायो इकोनॉमिक्स में क्योंकि प्लांट्स भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आते हैं, तो हम किसी भी फसल को, किसी भी जो हमारे पास प्लांट्स की फसल होगी, उसको जो है हम इस तरह से लगाएंगे कि हमें उससे ज्यादा फायदा हो। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो फसल लगाने में हमारे जो बेनिफिट और लॉसेस हैं, उसको हम किस में डिस्कस करते हैं, बायो इकोनॉमी में डिस्कस। स्टूडेंट्स ये हमारी लास्ट ब्रांच थी। आई होप सो आपको सारी ब्रांचेस क्लियर हो गई होंगी। अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट है या आपको कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, तो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स का, अपने क्वेश्चन का, अपनी राय का इजहार जरूर करें, ताकि मुझे पता चल सके आपको कितनी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हुई है, या आपकी कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो उसका भी मैं आंसर कर सकूं। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स मंडे से हम 10th क्लास की सीरीज भी उसको रेगुलर करेंगे। वो स्टूडेंट जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं लिए हैं, वो डिस्क्रिप्शन में जाके प्रीवियस लेक्चर ले। वीडियो को लोगों के साथ जरूर शेयर करें स्टूडेंट्स, जो लोग एक्सपेंसिव अकेडमीज को बेयर नहीं कर सकते हैं। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला खैर, थैंक यू सो मच।